गुरुदेव बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका से पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ाने जा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा हिंदी साहित्य की एकांकी विधा में लिखा एक विचार प्रधान एकांकी है। प्रस्तुत एकांकी में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, दकियानूसी विचारधारा, समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त संकीर्ण एवं तुच्छ विचारधारा को उजागर किया गया है। हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान न मिलने की समस्या को प्रमुखता से दर्शाया गया है। बच्चों, इस कहानी में 6 पात्र हैं। मुख्य पात्र उमा है, किंतु उसे गौण दिखाया गया है। रामस्वरूप जी हैं जो अविवेकी और दब्बू हैं। उनकी पत्नी प्रेमा है जो पुराने ख्यालों वाली महिला है। उनकी बेटी उमा पढ़ी लिखी मुक्त विचारों वाली है। गोपाल प्रसाद जी तकियानूसी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। शंकर जो चरित्रहीन और अपंग व्यक्ति है। आइए अब हम कहानी को आगे विस्तार से पढ़ते हैं। मामूली सा सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ कहते हैं बच्चों जो 50 से 55 की उम्र के होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अभी धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब। बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर। इस तरह से बच्चों एकांकी का विस्तार कुछ इस प्रकार से होता है। रामस्वरूप की बेटी उमा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं, इसलिए रामस्वरूप जी कमरे की सजावट करते हैं। धुली चादर बिछाते हैं, हारमोनियम और सितार रखते हैं। तरह तरह के नाश्ते की तैयारी करते हुए अपनी पत्नी प्रेमा से कहते हैं कि उमा को ठीक ठाक करके समझा बुझा कर लड़के वालों के सामने लाना। लड़के वाले आते हैं। रामस्वरूप जी आदर सत्कार करते हैं। फिर बातों का सिलसिला जारी होता है। बातें करते करते लड़के वाले जो गोपाल प्रसाद जी हैं शादी को एक बिजनेस बताते हैं और बिजनेस बताते हुए कहते हैं कि इतने में उमा का कक्ष में प्रवेश होता है, जो पान की तस्तरी हाथों में लेकर आती है। सादगी के कपड़ों में, गर्दन झुकाए हुए, आंखों पर सोने की रिम वाला चश्मा लगा होता है। उमा की आंखों पर लगे चश्मे को देखकर गोपाल और शंकर दोनों चौंक कर बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप जी सक पकाकर कहते हैं, इसकी आंखें दुख रही थीं, इसलिए कुछ दिनों के लिए ही चश्मा लगाना पड़ा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया था, अर्थात कि मैंने बता दिया है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर में मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, अर्थात वह गाते गाते इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसकी गर्दन उठ जाती है।
उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और जब मस्तक उठाती है तो उसकी आंखें शंकर सी की आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। जब शंकर की आंखों से उसकी आंखें मिलती हैं वह शंकर को पहचान लेती है और वह गाते गाते रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा, चुप। रामस्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। राम प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। अर्थात रामस्वरूप जी कुछ उससे इशारा करते हैं कि अपने इनाम वगैरह के बारे में बताओ, लेकिन उमा चुप है। रामस्वरूप उसी तरह गर्दन झुकाए हुए उमा बैठी रहती है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं, अर्थात थोड़ा सा डर जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है। इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। बच्चों, अब यहाँ पर उमा का चरित्र उजागर होता है कि उमा एक पढ़ी लिखी मुक्त विचार वालों महिला है, इसलिए वह किस तरह से लड़के वालों को करारा जवाब देती हुई कहती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, अर्थात उमा का जवाब सुन के रामस्वरूप जी घबराकर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीददार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। अर्थात जो शंकर है वह चरित्रहीन है और लड़कियों के हॉस्टल में इधर उधर घूमते हुए पकड़ा गया था, तो वहाँ पर किस तरह से बेइज्जत होकर भगाया गया था, इस बात को उमा यहाँ पर उजागर करती है। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब देखो बच्चों, यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे की कमी को ना देखकर उमा की कमी को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लड़कियों के हॉस्टल में पढ़ती हो, अर्थात जो रामस्वरूप जी ने छिपा रखा था कि मेरी बेटी केवल मैट्रिक पास है। तब यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी चौंक कर कहते हैं। रामस्वरूप जी चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा, मतलब उसके पिताजी घबराते हैं। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढकर उठाते हैं। बीए पास? उफ़ो,
गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन अर्थात अब यहाँ पर देखिए बच्चों, शीर्षक किस तरह से सार्थक होता है कि उमा बताती है कि शंकर की रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी बैकबोन वीक है, जो सीधा बैठ नहीं पाता है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी अर्थात वे बेबस हैं अपने बच्चे की बारे में सब कुछ जानते हुए भी किस तरह से उसको छिपा रहे हैं और उमा की बातों को बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके लड़के के रुलासापन, और लड़का जो है वो एकदम रुलासा हो जाता है क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं, अर्थात रामस्वरूप जी उदास हो जाते हैं कि उन्होंने जो इतनी मेहनत से लड़के वालों को बुलाए थे वे सब उमा ने बेकार कर दिया। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना और उसकी माँ जो प्रेमा रहती है, उमा की माँ, वे घबराकर कक्ष में प्रवेश करती है। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। इस प्रकार से बच्चों, इस कहानी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है। यही उसे सीधा रखती है। यही स्थिति समाज की भी है, क्योंकि समाज में अनेक शंकर जैसे रीढ़हीन व्यक्तित्व हैं जो समाज को भला करने में असमर्थ हैं। यह शीर्षक समाज की मुख्य भावना को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। यह एक उद्देश्यपरक सामाजिक एकांकी है। इस प्रकार से इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य नारी चेतना को जागृत करना है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि समाज में उचित सम्मान प्राप्त करने के लिए नारी को दृढ़तापूर्वक संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और रामस्वरूप जो दब्बू और अविवेकी हैं, गोपाल प्रसाद तकियानूसी विचारों वाला तथा शंकर जैसे चरित्रहीन व्यक्तित्व वाले जैसे व्यक्तियों को समाज में आईना दिखाकर उन्हें सही दिशा निर्देश भी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, आप लोग इस एकांकी को पूरा पढ़िए, समझिए, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव।